इस नावेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो काया को मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद थोड़ी ही देर में काया उसके रूम में आती है। रूम में आकर पहले वो वीर के पीठ में 2 मुक्के जड़ देती है और कहती है, अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह पर डोर क्यों बंद कर दिया था? जिस पर वीर अपनी पीठ सहलाते हुए कहता है, अरे तो इसमें मारने की क्या जरूरत था, वो तो ऐसे ही पूछ सकती थी ना। फिर उसके बाद वीर सीरियस हो जाता है और वो काया से कहता है, ये सब छोड़ो, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी प्रिया के एंटीडोट बनाने में। जिस पर काया कहती है, हाँ मैं तैयार हो। उसके ये कहने पर वीर कहता है, तो फिर चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो काया को लेकर अपने सीक्रेट रूम में ले आता है और तब वीर काया से कहता है, मुझे प्रिया के एंटीडोट बनाने के तरीका तो मिल गया है, लेकिन मुझे किसी का साथ चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ काया कि तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। जिस पर काया कहती है, वीर अगर ये तुमने पहले कहा होता जब मैं शालिनी की असिस्टेंट थी तब शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन अब तुमने मुझे एक नई पहचान दी, इतनी कि आज मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझसे मिलने को तरसते हैं। इसलिए ये काया मर सकती है लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देगी। अब चल ये सब छोड़ और बता कि मुझे क्या करना है। वीर काया की बात सुनकर उसे अच्छा लगता है कि कोई तो है उसके भरोसे के लायक। इसके बाद वीर काया को भी दिखाता है जो उसे माथुर विला से मिला था, लेकिन वीर सिर्फ उसे प्रिया के एंटीडोट के बारे में दिखाता है। काया ये देखने के बाद वीर से पूछती है, वीर ये कहाँ मिला तुझे और इसे किसने बनाया है? जिस पर वीर कहता है, ये मुझे माथुर विला से मिला है, और रही बात है ये किसने बनाया है, तो इसे मेरी माँ और प्रिया की माँ ने दोनों ने मिलकर बनाया था। प्रिया की माँ को शक था आगे जाकर प्रिया की हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले ही सब तैयारी कर ली थी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, हमें 4 डोज चाहिए है और हमारे पास सिर्फ एक डोज है, और इसमें लिखा है ये हमें चारों डोज 2 घंटे के अंतराल में देनी है। अगर टाइम में कुछ भी इधर उधर चूक हुई तो प्रिया की जान का खतरा हो सकता है और शायद हम प्रिया को खो सकते हैं। इसलिए काया मुझे पहले चारों डोज तैयार नहीं हो जाती है तब तक हमें अपने बनी हुई एंटीडोट से काम चलाना पड़ेगा। जिस पर काया कुछ सोचती है, कुछ सोचकर वो वीर से कहती है, इसका एक प्रिंट निकालो। जिस पर वीर उसका प्रिंट आउट निकाल कर देता है और फिर वो दोनों वहीं पर बनी छोटी सी लैब में चले जाते हैं जहां पर सभी तरह के केमिकल रखे हुए थे जो वीर ने प्रिया के लिए ही बनाए थे ताकि वो उसे ठीक कर सके। इनफैक्ट उसने अपनी दवाई बना भी ली, लेकिन उसका असर सिर्फ एक दिन तक ही होता है। दोनों लैब में आकर एंटीडोट बनाने की कोशिश करने लगे जैसे जैसे प्रिंट आउट में लिखा था, जिसमें वीर के मदद काया के साथ साथ जैनी भी कर रही थी। जैनी ने भी उसे बहुत कुछ बताया था जो उस प्रिंट आउट में नहीं लिखा था। इधर राठौर विला में शालिनी शांति से अपने कमरे में लगे सोफे में बैठी थी और कुछ सोच रही थी। शालिनी अपने मन में कहती है, अब बस रात का इंतजार है, उसके बाद वीर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मानती हूँ मैंने पहले तुम्हें मौका नहीं दिया था और तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मौका देना चाहती हो तो तुम दूसरी शादी कर रहे हैं। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आज रात को मजा आएगा, जब दुल्हन ही नहीं रहेगी तो तुम शादी किससे करोगे? इतना कहकर वो हंसने लगती है। उसकी हंसी एकदम पागलों वाली थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो पागल हो गई। वो कुछ सोचना समझना नहीं चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं, गलत है या सही। उसे सिर्फ वीर चाहिए थे, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों न हासिल करे। अब ये देखना होगा कि वीर इससे कैसे बचता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और तीनों दुल्हनें अपने अपने कमरे में तैयार हो रही थी। प्रिया वीर के कमरे में नहीं थी, उसे मिसेस मित्तल ने आज एक नीचे ही कमरे में रखा था ताकि शादी से पहले वीर और प्रिया एक दूसरे को देख न सके। यही हाल 2 दुल्हनों का भी का था। अभय और राज को भी सुबह से अपनी अपनी दुल्हने से मिले ही नहीं थे, जिस पर दोनों चिढ़े हुए थे और उन दोनों की चिढ़ साफ साफ नजर आ रही थी। इधर वीर अभी सीक्रेट रूम में था काया के साथ, वो दोनों अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी काया कहती है, अब बस, अब मैं ये नहीं कर सकती यार, मैं बहुत थक गई हूँ और तू भी चल, थोड़ी देर बाद तेरी शादी का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। जिस पर वीर टाइम देखता है तब उसे पता चलता है कि वाकई में बहुत टाइम हो गया। जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है और उसी के बाद दोनों सीक्रेट रूम बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर काया सीधे वीर के कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद वीर भी शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद वो तैयार होने लगता है कि तभी उसका डोर नॉक होता है, जिस पर वीर कपड़े पहनते हुए ही कहता है, अंदर आ जाओ। जिस पर काव्या अंदर आती है और वीर से कहती है, भाई नीचे चलिए, मुहूर्त शुरू हो गया। जिस पर वीर काव्या से कहता है, बस थोड़ी देर फिर चलता हूँ। इसके बाद वीर सही से तैयार होकर काव्या के साथ नीचे चला जाता है। इधर नीचे अभय और राज भी दोनों अपने अपने मंडप पर आ गए थे। तीनों का मंडप पैलेस के गार्डन में लगे थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। तभी वीर भी आ जाता है और अपने मंडप पर आकर बैठ जाता है, जिस पर पंडित जी पूजा शुरू कर देता है। इधर प्रिया जिस कमरे में थी उस कमरे में प्रिया अकेली थी। तभी वो उसे महसूस होता है
कि उसे वॉशरूम में जाना है, तब प्रिया वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम के डोर सही से बंद कर लेती है। उसी टाइम पर उसी कमरे में दो लोग आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को अच्छे से ढक रखा था। तभी उसी में से एक ने कहा, ना अरे यार, उसे यहीं पर तो होना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। जिस पर दूसरा वाला कहता है, लेकिन हमें तो इसी कमरे में बताया गया था। इधर वॉशरूम में प्रिया अपने सीक्रेट फ़ोन को निकालती है और किसी को फ़ोन करती है और कहती है, अभी अभी मेरे कमरे में दो लोग आए हैं, जल्दी से उन दोनों को पकड़कर हेल हाउस ले जाओ। जिस पर उधर से आवाज़ आती है, ओके बॉस। जिस पर प्रिया कॉल कट कर देती है। उसके बाद प्रिया मुस्कुराने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मिस शालिनी राठौर, तुम्हें ऐसे वीर मुझसे छीन लोगी तो ये तुम्हारी भूल है। मिस शालिनी राठौर, अभी तुमने मुझे देखा ही कहा है कि मैं क्या हूँ। जिस दिन अगर पता चल गया न कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपका चेहरा देखने लायक होगा मिस शालिनी राठौर। इतना कहकर वो हंसने लगती है। इधर भी दोनों लोग अभी सोच रहे थे कि वो जिस लड़की उठाने आए हैं वो कहाँ है, कि तभी दो लोग और आते हैं और उन दोनों को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। उन दोनों को समझे में नहीं आता है कि अभी अभी क्या हुआ, और जब तक दोनों कुछ समझते हैं तब दोनों बेहोश हो गए थे। उन सब के जाने के बाद प्रिया वॉशरूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है और अपने आप को देखने लगती है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। इधर शालिनी, जो कि वी पैलेस के बाहर खड़ी थी, कि बार बार अपने उन दोनों आदमियों को फ़ोन कर रही थी जिनको उसने प्रिया को किडनैप करने के लिए भेजा था, लेकिन उन दोनों का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। और लगेगा भी कैसे, क्योंकि क्वीन के बॉडीगार्ड उन दोनों को उठाकर हेल हाउस ले गए थे और ये बात शालिनी को पता ही नहीं थी। चैप्टर 102। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। शालिनी बार बार कोशिश कर रही थी अपने आदमियों से कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन उन दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा था। जिस पर शालिनी परेशान हो गई थी और उसने अपने आप से कहती है, लगता है अब मुझे प्लान बी का ही इस्तेमाल करना होगा, क्यों कि अब कोई भी चारा नहीं बचा है। इतना कहकर वो अपनी कार से उतर जाती है और वो वी पैलेस के अंदर की ओर जाने लगती है। इधर पैलेस के अंदर गार्डन में वीर मंडप पर बैठा हुआ था कि तभी पंडित जी ने कहा, वधू को बुला लीजिए। जिस पर काव्या अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में तीनों दुल्हन एक साथ काव्या के साथ आती है। तीनों एक से एक बढ़कर लग रही थी, जिसमें से प्रिया तो बहुत जी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर तो प्रिया को देखता ही रह गया था और यही हाल अभय और राज का भी का था। वो दोनों भी अपनी अपनी दुल्हन को देखकर खो गए थे। तभी काव्या बारी बारी से सबको उनके उनके दूल्हे के पास बैठा देती है। प्रिया के बैठते ही वीर ने उससे कहता है, आज तो कहर ढा रही हो। जिस पर प्रिया थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उसने अपनी शर्म छोड़ी और उसने वीर से कहा, बातें बाद में कर लेना। तुम्हारी एक्स पैलेस के बाहर खड़ी है और अंदर आने को बहुत बेताब हो रही है। जिस पर वीर का चेहरा सख्त हो जाता है और वो प्रिया से कहता है, और मैं भी उसी का इंतजार कर रहा था। जिस पर प्रिया उसे घूर कर देखने लगती है। जिस पर वीर कहता है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, शादी तो मेरी तुमसे ही होगी, उसे कोई भी रोक सकता, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करो। जिस पर प्रिया कहती है, और मैं ये होने भी नहीं दूंगी। पता है अभी मैं किडनैप होने से बची हूँ, नहीं तो उस चुड़ैल ने पूरा प्लान बना लिया था मेरी शादी को खराब करने का। जिस पर वीर चौंक जाता है और वो प्रिया से कहता है, क्या तुम ठीक? तो उसे इतना पैनिक देखकर प्रिया उससे कहती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब शादी में ध्यान हो। वैसे वो चुड़ैल आने वाली है, अभी उसने नाम लिया ही था कि शालिनी की आवाज़ सुनाई पड़ी, ये शादी नहीं हो सकती है। जिस पर वीर प्रिया से कहता है, क्या मनहूस जुबान है तुम्हारी, अरे शादी हो जाने देती फिर याद करती है। जिस पर प्रिया कहती है, अरे इसमें मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे नाम लेते ही ये आ जाएगी, वैसे कुछ भी इसकी उम्र बहुत लंबी है। जिस पर वीर उसे घूर कर देखने लगता है। जिस पर प्रिया हड़बड़ा जाती है। वही सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहां से शालिनी की आवाज़ आई थी। शालिनी को देखकर सब लोग चौंक गए। काया जैसे ही शालिनी को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो कहती है, ये कहाँ से आ गई, इसे भी चैन है। उसके पास काव्या खड़ी थी, उसने काया के मुँह से बात सुन ली थी, इसलिए वो उससे पूछ लेती है, दी ये यहाँ क्यों आई है। जिस पर काया कहती है, वो तो आएगी ना, आखिर उसके एक्स की शादी है। काया की बात तो पहले सुन नहीं पाती है, लेकिन जैसे उसे काया की बात समझ में आती है तो चिल्ला पती है, क्या। जिस पर काया उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, चुप रहे महारानी। जिस पर काव्या कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन काया के उसके मुंह बंद करने से कुछ कह नहीं पाती है। काया भी ये देखती है तो वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है, अब जो बोलना तो ज़रा धीरे बोलना। जिस पर काव्या हाँ में अपना सर हिला देती है और कहती है, दी आपके कहने का क्या मतलब है। जिस पर काया उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर काव्या तो बेहोश ही होने वाली थी। वो तो काया उसके बगल में थी, इसलिए उसे गिरने से बचा लिया और उससे कहता है, अरे संभल
कर, जिस पर काव्या कहती है कैसे लाइफ थी यार भाई, इतना सब कुछ झेला है मैं तो एक दिन न झेल पाऊँ, जिस पर काया कुछ नहीं कहती है और सामने देखने लगती है जहाँ से शालिनी आ रही थी। शालिनी वीर के मंडप के पास आकर खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से कहती है ये शादी नहीं हो सकती है, जिस पर वीर के दादाजी आगे आकर उससे पूछती है और वो क्यों नहीं कर सकता है शादी, जिस पर शालिनी वीर के दादाजी की तरफ देखती है क्योंकि वीर की शादी पहले हो चुकी है, जिस पर वीर के दादाजी चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या, लेकिन किससे। तब शालिनी कहती है मुझसे। उसके ये कहने पर ही वीर, जो कि प्रिया के साथ मंडप पर बैठा था, वो अचानक ही हंसने लगता है, जिस पर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, यहाँ तक प्रिया भी उसे देखने लगती है जैसे उसके पास कोई पागल बैठा हो। लेकिन प्रिया समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ वीर के दिमाग में चल रहा है। वीर हंसते हुए मंडप से खड़ा होता है लेकिन वो वहां से उतर कर नहीं आता है। वीर हंसते हुए कहता है अच्छा मजाक कर लेती है मिस शालिनी राठौर है, जिस पर शालिनी गुस्से में कहती है ये मजाक नहीं है वीर, तुम्हारी शादी पहले ही मेरे साथ हो चुकी है, जिस पर वीर हंसना बंद कर देता है और सीरियस हो जाता है और वो शालिनी से कहता है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर आपके पास कोई सबूत तो होगा ना आपकी और मेरी शादी का, जिस पर शालिनी घबरा जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं सिवाय मैरिज सर्टिफिकेट। ये सोचकर शालिनी कहती है हाँ मेरे पास सबूत है। इतना कहकर वो अपने मोबाइल से मैरिज सर्टिफिकेट निकालती है और सबकी दिखाते हुए कहती है ये देखो मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें मेरा और वीर का नाम है, जिस पर वीर के दादाजी शालिनी के मोबाइल लेकर वो देखने लगते हैं लेकिन उसमें वीर और शालिनी के नाम के अलावा कुछ नहीं है, जिस पर वीर के दादाजी भौहें सिकुड़ जाती है और उन्हें गुस्सा आने लगता है। तब दादाजी शालिनी से गुस्से में कहती है शालिनी राठौर, पहले तो आप इसमें जो नाम लिखा है उस नाम का यहाँ कोई भी नहीं समझी आप, और ऐसे सर्टिफिकेट तो आजकल बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये असली है। आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिसमें आपकी और विराज की कोई शादी की फ़ोटो तो दिखाए, नहीं तो यहाँ से चले जाए। जिस पर शालिनी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं है, जिस पर शालिनी कहती है लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मेरी शादी वीर से हो चुकी है, जिस पर वीर के दादाजी कहते हैं मैंने अभी अभी कहा था कि यहाँ पर वीर नाम कोई भी नहीं रहता है और तुम जिसकी बात कर रही हो उसका नाम है विराज मित्तल, जिसकी शादी प्रिया से हो रही है। उम्मीद है आपको अपने सारे सवालों को जवाब मिल चुके होंगे, अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, नहीं तो अगर मेरा पोता आपको निकालने पर आया तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्यों होगा। लेकिन वीर के दादा के लाख समझाने पर शालिनी वहाँ से गई, जिस पर वीर के दादा वीर से कहते हैं विराज ये सब जल्दी खत्म करो क्योंकि मुहूर्त का समय बीतता जा रहा है, जिस पर वीर अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी शालिनी उसके पास आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ने को होती कि प्रिया खड़ी हो जाती है और वीर को अपने पीछे कर लेती है, जिस पर वीर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है अच्छा तो बीवी को जलन हो रही है, अब तक मजा आएगा देखने में। इतना कहकर वो आराम से प्रिया के पीछे खड़ा हो जाता है सामने होने वाले नज़ारे को। चैप्टर 103। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रिया के दम से सामने से आने पर शालिनी दांत पीस कर रह जाती है। शालिनी प्रिया से कहती है प्रिया प्लीज मेरे सामने से हट जाओ, जिस पर प्रिया शालिनी कहती है आप शायद भूल रही है मिस शालिनी, अभी अभी दादाजी ने क्या कहा है, तुम्हारा विराज के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है और अगर है भी तो आपके पास उसका कोई सॉलिड सबूत होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इसलिए आप यहाँ से आराम से चले जाए वरना हमें आपको धक्का निकाल कर बाहर कर देंगे। प्रिया की बात सुनकर शालिनी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अभी गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसलिए शालिनी ने प्रिया को इग्नोर किया और उसने वीर से कहा वीर तुम तो जानते हो ना मेरी तुमसे शादी हुई है, तो फिर तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, जिस पर वीर शालिनी से कहता है मिस शालिनी लगता है आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम है या आप सुनना ही नहीं चाहती है, आपको इतना समझाने के बावजूद भी आप वही बार बार बात किए जा रही है, क्या आपको कोई बात समझ में नहीं आती है। ये कहते हुए वीर एकदम से सीरियस हो जाता है और वो काया से कहता है काया इसे यहाँ से धक्के करके बाहर निकालो क्योंकि मुझे शादी करनी है और अगर मुहूर्त निकल गया तो फिर मुझे 1 साल तक इंतजार करना होगा और ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके इतना कहते ही काया वीर के बॉडीगार्ड को बुला लेती है जो शालिनी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। शालिनी बार बार चिल्लाई जा रही थी वीर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, वीर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसे उठाकर पैलेस के बाहर फेंक दिया, जिस पर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने वी पैलेस को देखकर कहती है ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया वीर, ये मैं याद रखूंगी और जिसके साथ तुम शादी कर रहे हो ना बहुत जल्द मैं तुम्हारे जिंदगी से निकाल दूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर शालिनी वहां से उठती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। इधर शालिनी के जाने के बाद वीर सबकी तरफ देखता है जो उसी की तरफ देखता है। फिर वीर पंडित जी से कहते हैं पंडित जी शादी शुरू कीजिए। इतना कहकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसके बाद प्रिया भी बैठ जाती है। प्रिया वीर से कहती है ये इतनी शांति से कैसे निकल गई, जरूर ये कुछ बड़ा करने वाली है, जिस पर
वीर कहता है इन सब पर तुम ध्यान मत दो और जो हम कर रहे हो वो करो, जिस पर प्रिया का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद पंती जी कहती है अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। उनके ये कहने पर तीनों जोड़े फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और फेरों लेने के बाद तीनों जोड़े अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं अब आप वधू के मान में सिंदूर भरिए। उनके ये कहने पर वीर सिंदूर लेकर प्रिया की मान पर भर देता है, जिसमें से कुछ सिंदूर उसकी नाक के ऊपर गिर जाता है, जिस पर पंती जी मुस्करा देते हैं। वही वीर के सिंदूर भरने पर प्रिया की आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद पंती जी मंगल सूत्र पहनाने को कहते हैं, जिस पर वीर प्रिया को अपने पास से के मंगल सूत्र निकाल कर पहना देता है, जिसमें भी बना था वो भी डायमंड से। जिसके बाद पंती कहती है ये शादी संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हुए, अब आप लोग बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। जिसके बाद सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अभय और रिया की विदाई की तैयार होने लगती है। अभय की माँ पहले ही वहां से जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें घर जाकर अपनी बहू के स्वागत की तैयारी करनी थी। जब जाने के बाद आई तो रिया के आंसू निकलने लगे और वीर के गले लगकर रोने लग गई और वो वीर से कहती है भाई मुझे यहाँ से नहीं जाना है। जिस पर वीर समझता है रिया तू एक घर से दूसरे घर तो जा रही है और कौन से दूर है, जब मन करे तब आ जाना। जिस पर रिया कुछ कहने को होती है, जिस पर वीर उसे चुप करा देता है और वो उससे कहता है चुप एकदम, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से खुद आंसू आ जाते हैं। जिस पर रिया रोते हुए कहती है नहीं भाई आप मत रो, आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जिस पर सभी आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं और वीर उसे घूरने लगता है और कहता है अच्छा तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस पर रिया अपने कान पर पकड़कर सॉरी कहती है, तब वीर उसे कुछ नहीं कहती है और वो उसे गोद में उठाकर कार तक ले जाता है। ये एक रिवाज है जिसमें दूल्हे का भाई अपनी बहन को अपने गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। वीर रिया को गोद में ले जाकर कार में बैठा देता है, जिसमें अभय पहले से ही बैठा था। उसके बैठने पर वीर अभय से कहता है मेरी बहन का ख्याल रखना। जिस पर अभय हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद उनकी कार भी पैलेस से चली जाती है। जिसके बाद वीर के दादाजी कहते हैं अब चलो सब लोग अंदर, क्यों विराज प्रिया के साथ साथ राज और सौम्या का भी गृह प्रवेश भी करना है। जिसे सब कोई मानकर अंदर की ओर चले गए। जब वीर प्रिया के साथ और राज सौम्या के साथ घर के चौखट पर पहुंचते हैं, जिस पर मिसेस मित्तल उन चारों का गृह प्रवेश करवाती है। जिसके बाद चारों अंदर आते हैं। जिसके बाद काव्या चाहते हुए कहती है अब मजा आएगा जब अंगूठी वाली रस्म होगी। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी हाल में ही बैठे हुए थे। वीर और प्रिया आमने सामने बैठे थे। वहीं से कुछ दूरी पर राज और सौम्या आमने सामने बैठे थे और उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें दूध भरा हुआ था। तभी मिसेस मित्तल आती है और उन दोनों से कहती है तो तुम दोनों तैयार हो। जिस पर वीर और प्रिया हाँ में अपना सर हिलाते हैं। जिस पर मिसेस मित्तल उस बर्तन में एक अंगूठी डाल देती है, जिस पर वीर और प्रिया दोनों अपना हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। बीचे में वीर बर्तन के अंदर ही प्रिया का पकड़ लेता है। यही हाल इधर राज और सौम्या का भी का था। सौम्या के तो शर्म के मारे गाल लाल रखे हुए थे, लेकिन राज उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। काव्या तो प्रिया को चीयर कर रही थी, तो वही काया वीर को काया वीर से कहती है तू मेरी नाक मत कटवा दियो, तुझे ही जीतना है। तब काया प्रिया से कहती है भाभी आपको जीतना होगा। तभी वीर उस बर्तन से अंगूठी निकाल देता है। जिस काया वीर से कहती है ये हुई ना बेस्ट फ्रेंड वाली बात। जिस पर काया चिढ़ जाती है और वो चिढ़ते हुए कहती है अभी भाई ने सिर्फ एक राउंड जीते हैं, अभी 2 राउंड बाकी है, तो अभी से उछलो मत, इसके बाद 2 राउंड और होते हैं। जिस पर वीर हार जाता है। जिस पर काया वीर के ऊपर बहुत चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे राघव भी वहां से चला गया। ये रस्म होने के बाद दोनों दुल्हनों को वहां से अपने कमरे में भेज दिया गया। वीर और राज वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को कुछ जरूरी बात करनी थी। वीर और राज जब दोनों स्टडी रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही काया और राघव मौजूद थे। काया राघव के गोद में बैठी हुई थी। ये देखकर वीर उससे कहता है अगर ये सब करना है न तो अपने कमरे में जा करो, यहाँ नहीं। जिस पर काया का मुंह बन जाता है और वो वीर की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे, इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया मेरा। जिस पर वीर कहता है हाँ तो सुबह मेरे साथ भी किया था, अब हिसाब बराबर हो गया है। जिस पर काया और ज्यादा चिढ़ जाती है और वो राघव से दूर होकर बैठ जाती है। जिस पर वीर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और कहता है हाँ तो क्या प्लान बनाया है तुम सब ने। जिस पर काया कहती है हम सब ने कोई भी प्लान नहीं बनाया, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। जिस पर वीर कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। जिस पर काया कहती है मेरे कहने का मतलब है कि मिस्टर माथुर देश छोड़कर भाग गए हैं और बची शालिनी राठौर वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं है। जिस पर वीर कहता है अपने दुश्मन को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कैसे वार कर दे। वो भले इस वक्त कमजोर है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वो वार करता रहेगा। चैप्टर 104। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए।
वीर की बात सुनकर काया सोच में पड़ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद काया वीर से कहती है, आई थिंक तुम सही कह रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है। जिस पर वीर कहता है, हम सही कहा, ये हमें नहीं भुलाना चाहिए कि शालिनी राठौर अफ्रीका की सबसे बड़ी गैंगस्टर है, लेकिन अभी वो नहीं जानती है कि हम उसकी ये पहचान जानते हैं, इसलिए हमें अभी सतर्क रहना होगा। अभी वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन खबर मिली है वो अपने पैर अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड में रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए उस पर नज़र रखो कि वो कब क्या कैसे सब कर रही है। आई होप तुम सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिस पर सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। इधर सबके जाने के बाद वीर भी वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे वो अपने कमरे के पास पहुंचता है तो उसे अपने कमरे के बाहर ही काव्या खड़ी हुई नजर आती है, जिस पर वीर उसके पास आकर उससे पूछता है, तू यहाँ क्या कर रही है। जिस पर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्या भाई, क्या आपको नहीं पता है कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। तब वीर न में अपना सर हिला देता है, जिस पर काव्या कहती है, आप भी ना भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देती हूँ। आपको कमरे से जाने से पहले मुझे नेक देना होगा, तभी मैं आपको आपके कमरे में जाने दूंगी। ये सुनकर वीर घूरने लगता है। तब काव्या उससे कहती है, ऐसे आपके घूरने से मैं नहीं डरने वाली, आपको नेक तो देना होगा, ये एक रस्म होती है। जिस पर वीर कहता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है, लेकिन इसमें दुल्हन की बहन भी होती है, लेकिन तुम तो अकेली हो। जिस पर काव्या कहती है, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस नेक चाहिए तो बस चाहिए, नहीं तो आज आप कमरे के बाहर ही सोगे और आपको भाभी के साथ नाइट भी स्पेंड करने को नहीं मिलेगा। तब वीर उसे फिर से घूरने लगता है। तब काव्या कहती है, मैंने अभी कहा ना, मैं आपके ऐसे घूरने से नहीं डरने वाली, भूलो मत भाई मैं कौन हूँ। जिस पर वीर कहता है, ठीक है मेरी माँ तो अब आप बताने की कष्ट करेगी कि आप क्या लेगी नेक में। जिस पर काव्या कहती है, कुछ भी चलेगा। तब वीर अपने पास एक कार्ड निकाल कर देता है, ये ले, जो लेना हो ले लेना, अब जाने दे मुझे अंदर। इसके बाद वो काव्या को साइड करके अपने कमरे के अंदर चला जाता है। काव्या तो बस उस कार्ड को देख रही थी, जो एक ब्लैक कार्ड था जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी। ये देखकर काव्या अपने मन में कहती है, मुझे तो खुश होना चाहिए था कि भाई ने पहली बार मुझे कुछ दिया है, तो मुझे खुशी क्यों नहीं हुई। ये सोचते हुए वो वहां से चली जाती है मिसेस मित्तल के कमरे की तरफ। इधर वीर जब अपने कमरे में आता है तो प्रिया बेड पर टेक लगाए बैठी थी और उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि उसे आज बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वीर ये देखकर उसने कुछ नहीं कहा प्रिया से, उल्टा वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया अपने कपड़े बदलने। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर आता है और बेड के दूसरी साइड बैठकर प्रिया से पूछता है, क्या हुआ प्रिया, ज़्यादा दर्द कर रहा है सर। जिस पर प्रिया अपनी आंखें खोलती है और वीर की तरफ देखती है। वीर देखता है कि प्रिया की आंखें पूरी लाल है, इसका मतलब वीर समझ जाता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वीर उसे आगे बढ़कर उसे अपनी गले लगा लेता है और उसके सर को सहलाने लगता है ताकि उसे कुछ आराम मिले। तभी प्रिया उससे कहती है, वीर बहुत दर्द कर रहा है, ये दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा है। ये सुनकर वीर के दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ सोचकर वीर प्रिया के सर के एक्यूप्रेशर प्रेशर पॉइंट पर हल्के हल्के प्रेस करता है, जिससे प्रिया को बहुत आराम मिलता है और आराम मिलने की वजह से प्रिया वीर के गले लगे हुए सो जाती है। जब वीर को प्रिया की गर्म सांसें महसूस होती है तो वो समझ जाता है कि प्रिया सो चुकी है, जिस पर वीर उसे आराम से लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है ताकि उसे ठंड न लगे। इसके बाद वीर रूम के टेम्परेचर कम कर देता है। फिर वीर प्रिया के माथे को चूमकर वहां से बालकनी में चला जाता है। बालकनी में जाकर वीर आसमान में निकले हुए चांद को देखने लगता है। कहा आज उसकी शादी की फर्स्ट नाइट है, लेकिन प्रिया की ऐसा हालत नहीं है जो वीर उसके साथ कुछ कर सके, और वो चाहता भी नहीं था कि वो ऐसे समय में प्रिया के साथ कुछ करे। तभी वीर कुछ सोचकर किसी को कॉल करता है और कॉल पर कहता है, डेविल उस पर नजर रखो और माथुर कहीं भी उसे पकड़कर हिल ले आओ, क्योंकि अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अब तक उन लोगों ने जो किया बहुत किया, अब मेरी बारी। जिस पर उधर से डेविड है, जी बॉस हो जाएगा, मैं जल्द आपको इन्फॉर्म करता हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। इसके बाद वीर आसमान की तरफ फिर से देखने लगता है। कुछ सोचने के बाद वो वहां से सीक्रेट रूम में चला जाता है। इधर राठौर विला में शालिनी बहुत तेज गुस्से में इंटर करती है और अंदर आकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर देती है और साथ में कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया वीर, तुमने ये ठीक नहीं किया बिल्कुल भी। काफ़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो किसी को कॉल करती है। जल्दी ही कॉल कांटेक्ट हो जाती है और कहती है, आप वहां पहुंच गए। जिस पर उधर से आवाज़ आती है, हाँ मैं पहुंच गया, जल्दी ही मैं उनसे मिलने वाला हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। कॉल कट होने के बाद शालिनी गुस्से में अपने आप से कहती है, अब देखना वीर कैसे इसका बदला लेती हूँ। तुमने मुझे जैसे घर से बाहर निकाला था वैसे ही तुम मुझ बुलाओगे, बहुत जल्द तुम मेरा वो रूप देखोगे जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। अगली सुबह वीर का कमरा। वीर के कमरे में सिर्फ इस वक्त प्रिया ही अकेले ही सो रही थी। वीर उसके पास नहीं था, क्योंकि वीर पूरी रात सीक्रेट
रूम में रहा था और प्रिया का एंटीडोट बना रहा था, क्यों कि उसे प्रिया को बहुत जल्द ठीक करनी थी। वीर काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था, बस आखिरी स्टेज बाकी था जिसमें उसकी काया की हेल्प चाहिए थी। वीर ये देखकर अपने आप से कहता है आज मैं काया की हेल्प से ये भी कर लूँगा, इसके बाद प्रिया जल्दी ही ठीक हो जाएगी पूरी तरह से। यही सोचते हुए वो सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। जब वो कमरे में आता है तो देखता है प्रिया अभी भी सो रही है, इसलिए वो जाकर प्रिया के बगल में लेट जाता है और उसे गले लगा लेता है। थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था, इसलिए वो लेटते ही सो गया। वही प्रिया भी नींद में मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वीर उसे गले लगाया हुआ है, जिस वजह से उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। इसलिए वो और ज़्यादा आराम से सो गई, क्योंकि उसकी बीमारी ही ऐसी है जिसमें उसे नींद बहुत आ रही थी। खासकर जो वीर उसे एंटीडोट दे रहा था उससे उसे और ज़्यादा नींद आती है। चैप्टर 105। तो चलिए शुरू करते हैं इस नॉवल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। इधर नीचे सभी लोग उठ चुके थे। आज सौम्या और प्रिया की पहली रसोई भी थी, इसलिए सौम्या बहुत जल्दी उठ गई थी, लेकिन अभी तक प्रिया नहीं आई थी। मिसेस मित्तल प्रिया का ही इंतजार कर रही थी ताकि सौम्या और प्रिया दोनों एक साथ पहली रसोई की रस्म कर सेक। तभी वहां पर काव्या आ जाती है। माँ जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे कंपनी जाना है, आज बहुत काम है और आज तो दी भी नहीं होगी साथ में, इसलिए जल्दी से दे दो। वो ये सब मोबाइल चलाते हुए कह रही थी। जब उसे कोई अभी अपनी बात का जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी नज़रें उठाकर अपनी माँ को देखा और कहा माँ क्या आज अभी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं हुआ है, जिस पर मिसेस मित्तल नमे सर हिला देती है और कहती है वो मैंने सोचा कि प्रिया भी आ जाए तो सौम्या और प्रिया दोनों एक साथ अपनी अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेगी, लेकिन प्रिया अभी तक आई ही नहीं। जिस पर काव्या कहती है क्या माँ आप भाभी का इंतजार क्यों कर रही है, आपको पता नहीं है क्या उनको क्या है। जिस पर मिसेस मित्तल को कुछ समझ में नहीं आता है कि काव्या क्या कहने की कोशिश कर रही है उनसे। जिस पर मिसेस मित्तल काव्या से बोलती है तेरा क्या मतलब है, मुझे क्या नहीं पता है। तब काव्या कहती है लगता है भाई ने आपको बताया नहीं है, लेकिन और सबको तो बताया है, यहाँ तक सौम्या दी को भी पता है। क्यों सौम्या दी, आपको पता है प्रिया भाभी की हालत के बारे में? तब सौम्या कहती है हाँ मुझे पता है काव्या की प्रिया की कंडीशन सही नहीं है, इनफैक्ट 2 दिन से उसकी कंडीशन और बिगड़ती जा रही है। उन दोनों की बातें सुनकर मिसेस मित्तल को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जिस पर मिसेस मित्तल दोनों से पूछती है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? तब काव्या कहती है माँ हम प्रिया भाभी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि प्रिया भाभी को ब्रेन कैंसर है, इसलिए तो वीर भाई ने इतनी जल्दी शादी की है, क्योंकि भाभी को डर है कि कहीं वो ऐसे ही न मर जाए, इसलिए भाभी ने इमोशनल ब्लैकमेल करवा कर शादी की है ताकि वो सुकून से मर सके। उसकी बात सुनकर मिसेस मित्तल को शौक लग जाता है और वो काव्या से कहती है क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुम सब में किसी ने मुझे बताने की कोशिश नहीं की? तब काव्या कहती है मुझे लगा जैसे सबको पता है वैसे आपको पता होगा, लेकिन आज पता चला कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा तो मैं जा रही हूँ, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। वही उसके जाने के बाद मिसेस मित्तल भी अपने आप को संभालते हुए सौम्या से कहती है सौम्या जाओ जाकर अपनी रसोई की रस्म करो, जा मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी कमरे की तरफ चली गई। इधर सौम्या भी किचन में चली गई और जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लिया और उसके बाद उसने सारा ब्रेकफास्ट भी डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। सर्वेंट की हेल्प से अभी वो ये कर ही रही थी कि दादा जी और मिसेस मित्तल दोनों आ गए डाइनिंग टेबल पर और उनके बाद राज भी आ गया। जिसके बाद सौम्या ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। इधर वीर के कमरे में काफ़ी देर के सोने के बाद प्रिया की आंखें खुलती है तो वो देखती है कैसे वीर उसे गले लगाए सो रहा है, जिस पर प्रिया की चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी वीर की नींद खुल जाती है और प्रिया को जगा हुआ देखकर वो प्रिया से कहता है तुम कब जगी? तो उसका जवाब देते हुए प्रिया वीर से कहती है बस अभी अभी। उसके बाद वीर प्रिया के माथे को चूम लेता है और कहता है बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा, अब तुम जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में छोड़ देता है। उसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वही प्रिया भी जल्दी से फ्रेश होती है और कमरे में आ जाती है, लेकिन जब वो कमरे में आती है तो वीर उसे कहीं नहीं मिलता है। जिसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल पर जाती है और अपने चेहरे को देखती है तो उसके चेहरे पूरा पीला हो गया था। ये देखकर प्रिया मुस्कुरा देती है और कहती है खुद से बस कुछ दिन और फिर ये सब खत्म हो जाएगा और मैं वीर के साथ अपनी नई लाइफ शुरू कर पाऊंगी। इतना कहकर वो तैयार होती है। जब प्रिया तैयार हो रही थी तो वीर अपने सीक्रेट रूम से बाहर आता है। वीर भी तैयार हो चुका था। वीर प्रिया के पास आकर उससे कहता है हम कुछ दिनों के लिए बाहर चल रहे हैं। जिस पर प्रिया कहती है कहाँ और क्यों चल रहे हैं?
तब वीर कहता है हम लंदन चल रहे हैं और किस लिए चल रहे हैं ये तुम भी जानती हो क्योंकि तुम्हारा एंटीडोट लगभग तैयार हो चुका है, इसलिए हम 2 दिन बाद लंदन के लिए निकलेंगे, लेकिन उसके पहले हम 2 दिन के अपने पर्सनल विला में चलेंगे जो मैं अभी कुछ दिनों पहले ही खरीदा है हमारे लिए। अब चलो नीचे चलते हैं और कुछ खा लेते हैं क्योंकि उसके बाद तुम्हें दवाई भी तो देने हैं। इतना कहकर वो प्रिया को गोद में उठा लेता है। प्रिया भी अपनी बाहें वीर के गले में डाल देती है और अपन सर वीर के सीने में रख लेती है। प्रिया ने आज एक रेड कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, साथ में उसने अपना अभी चूड़ा नहीं उतारा था, उसने अभी भी वो चूड़ा पहना हुआ था और साथ में मांग में सिंदूर भी। कुल मिला कर प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी, बस कमी थी उसके चेहरे का नूर जो कि नहीं था उसके बीमारी के वजह से। वीर प्रिया को लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाता है और वहां से जाकर अपने सीट के बगल में बैठा लेता है जिस पर सर्वेंट आगे आकर उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं, जिसके बाद वीर प्रिया को अपने हाथों से उसे ब्रेकफास्ट करवाता है और अपना भी करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वीर प्रिया को अपने गोद में उठाकर पहले से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उसे अपनी कार में बैठता है और खुद ही ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं अपने पर्सनल विला की ओर। रास्ते में उसने काया को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उसके पर्सनल विला पहुंचे क्योंकि बचा हुआ स्टेज है वो वहीं पर उसके पर्सनल विला में ही होगा। जिसके बाद काया भी कंपनी से निकल जाती है। वीर और प्रिया दोनों ही जल्दी ही अपने पर्सनल विला पहुंच जाते हैं। ये विला शहर से बाहर बना हुआ था, इसलिए यहाँ बहुत शांति थी और सुकून था। जब वीर प्रिया को लेकर अपने पर्सनल विला पहुंचता है तो वीर प्रिया को देखता है जो कि सो चुकी थी, जिसके बाद वीर कार से निकल कर दूसरी तरफ आकर प्रिया को गोद में ले लेता है और विला के अंदर चला जाता है। विला एक अंदर कोई भी नहीं था सिवाय वीर के बॉडीगार्ड के अलावा। वीर प्रिया को लेकर एक कमरे में ले जाकर उसे आराम से लिटा देता है। उसके बाद वीर काया को कॉल करता है और उससे पूछता है कहाँ पहुंची, जिस पर काया उसे जवाब देती है बस पहुंच रही हूं। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद काया की कार उस विला में एंटर होती है और जल्दी से उतरकर विला के अंदर चली जाती है। वीर विला के हाल में टहल रहा था, ये कही कि वो काया का इंतजार कर रहा था। तभी काया आ जाती है, जिस पर वीर काया को इस विला में एक बने एक कमरे में ले जाता है जो कि एक लैब थी। ये लैब बहुत बड़ी थी ताकि उन दोनों को रिसर्च करने में कोई भी परेशानी न हो। काया इतनी बड़ी लैब देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चैप्टर 106। तो चलिए शुरू करते हैं इस नोवेल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। काया इतनी बड़ी लैब देखकर तो चकरा ही गई थी क्योंकि उसने आज तक इतनी बड़ी लैब कभी भी नहीं देखी थी। तभी उसे वीर की आवाज़ आती है, जिससे काया होश में आती है और वीर को देखती है, लेकिन वीर ने उससे क्या कहा था ये वो सुन नहीं पाई तो क्योंकि वो तो लैब ही देखने में इतना खो गई थी। जिस पर वीर काया से कहती है तुमने मुझे कुछ कहा था क्या अभी अभी, जिस पर वीर काया को देखने लगता है। उसे ऐसे देखने के बाद काया उससे कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे क्या कुछ लगा है मेरे चेहरे पर। तब वीर कहता है कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने लगभग एंटीडोट तैयार हो गया है, बस हमें आखिरी स्टेज पार करना है जिसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है। जिस पर काया अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो और वीर दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। इधर उसी कमरे में जहाँ पर वीर प्रिया को लिटा कर गया था, तो उस कमरे में प्रिया की नींद खुलने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी कमरे में है, जिस पर वो अपनी आंखें एक दम से खोल देती है और वो उठकर बैठ जाती है बेड पर। फिर वो अपनी नजरें घुमाकर देखती है कि वो कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि वीर ने कहा था कि वो उसका हमारे पर्सनल विला लेकर जा रहा है, जिस पर प्रिया थोड़ी रिलैक्स होती है और वो बेड से उठकर वो बालकनी में जाती है तो उसे बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, साथ में सुकून भी, जिसे महसूस करके प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथ फैलाकर हवा को महसूस करने लगती है। तभी उसे एकदम से याद आता है कि उसे वीर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचकर वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे विला देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि विला बहुत खूबसूरत था, जिसे देखकर प्रिया के मन में आता है कि जब तक वीर नहीं आता है तब तक विला ही देख ले। ये सोचकर वो विला घूम घूम कर देखने लगती है और देखते देखते वो विला के पीछे गार्डन में पहुंच गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। प्रिया थोड़ी देर वहीं पर बैठ गई क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी उसे कानों में कुछ सुनाई दिया, जिस पर प्रिया उठकर वो आवाज़ फॉलो करते हुए वो अंदर जंगल की तरफ चली गई। प्रिया जब वहाँ पर पहुँचती है कि वहाँ पर के झरना था, साथ में एक नदी बह रही थी और नदी का पानी इतना साफ था कि प्रिया उसमें अपना चेहरा देख सकती थी। ये देखकर प्रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने पैर डालकर वहीं पर नदी के पास बैठ जाती है और अपने पैर नदी में चलाने लगती है, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नदी में छोटी मछली थी जो प्रिया के पैरों को छूकर चली जाती थी, जिससे प्रिया के पैरों में गुदगुदी हो रही थी, जिस पर प्रिया बीच बीच में हंस भी रही थी। इधर लैब में काया काम करते हुए वीर से कहती है वीर अगर ये
तैयार हो गई और प्रिया सही हो गई, जिस पर वीर कहता है ये तैयार हो जाएगी और प्रिया भी इससे सही हो जाएगी। तब काया कहती है तो फिर हम इस मार्केट में उतारने के बारे में सोच सकते हैं, इससे हम मेडिसिन फील्ड में भी अपने कदम रख सकते हैं। जिस पर वीर काम करते हुए रुक जाता है और काया को देखने लगता है, जिस पर काया कहती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, अगर हमारी ये रिसर्च सफल हो गई तो हम इसे मार्केट में उतार सकते हैं। उसकी बात पर वीर कुछ देर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो फिर से काम में लग जाता है और काम करते हुए वो काया से कहता है हाँ हम इस बारे में सोच सकते हैं। उसकी बात सुनकर काया कहती है सच में, जिस पर वीर कहता है हम अब बाद में बात कर लेना, नहीं तो ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। जिस पर काया का मुंह बन जाता है। उसके बाद दोनों फिर से काम में लग जाते हैं। करीब 3 घंटे बाद दोनों रुकते हैं और दोनों के चेहरों के ऊपर एक सुकून था कि तभी वीर ने कहा फाइनली हमने कर दिखाया काया। जिस पर काया कहती है हाँ वीर हमने कर दिखाया, अब प्रिया पूरी तरीके से सही हो जाएगी, उसके बाद हम ये मेडिसिन मार्केट में भी उतार सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज तक अभी किसी ने भी ब्रेन कैंसर की मेडिसिन नहीं बनाई, मतलब बनाई है लेकिन उनकी दवाई से वो पूरी तरीके से नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन हमने बनाई है जिससे मरीज पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। जिस पर वीर कहता है हाँ काया ये बात तुमने ठीक की, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये मेडिसिन प्रिया पर सूट करती है या नहीं, इसलिए मुझे प्रिया को लेकर जल्दी ही लंदन जाना होगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ जाकर तैयारी करो लंदन चलने की, क्योंकि हमें 2 दिन बाद लंदन निकलना है। जिस पर काया अपना सर हाँ में हिला देती है और खुशी खुशी से वहाँ से चली जाती है। काया के जाने के बाद वीर कुछ देर और काम करता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा वहाँ से अपने उसी कमरे में जाता है जहां उसने प्रिया को छोड़ा थे। वीर कमरे का डोर खोलकर अंदर आता है और बेड की तरफ देखता है, लेकिन उसे प्रिया वहां नहीं दिखाई देती है। जिस पर वीर सोचता है कि जरूर वो वॉशरूम में गई होगी, इसलिए वो सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है ताकि उसे बता सके कि उसकी मेडिसिन तैयार हो गई और अब वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन काफी देर बाद भी जब प्रिया नहीं आई तो वीर परेशान हो गया, तो वीर उठकर वॉशरूम की तरफ गया और प्रिया को पुकारा प्रिया क्या तुम वॉशरूम हो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया उधर से, इसलिए वीर वॉशरूम में जाकर देखता है लेकिन उसे प्रिया वहां पर नहीं मिलती है। जिस पर वीर घबरा जाता है और वो प्रिया प्रिया चिल्लाते हुए वो रूम से बाहर निकल जाती है। वीर पूरे विला में प्रिया को देख लेता है लेकिन उसे प्रिया कहीं भी नहीं दिखाई देती है। वीर बहुत थक गया था क्योंकि विला में उसके बॉडीगार्ड के अलावा और कोई नहीं था। तभी वीर को याद आता है कि यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए, तो वीर तुरंत अपना मोबाइल निकालकर कैमरे की फुटेज देखने लगता है। तब वीर को पता चलता है कि प्रिया विला देखते देखते विला के पीछे वाले गार्डन में चली गई। ये देखकर वीर तुरंत विला के पीछे वाले गार्डन में जाता है, लेकिन उसे तभी भी उसे प्रिया नहीं दिखाई देती है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। तब वीर अपने आप से कहती है ये तो प्रिया के हंसने की आवाज़ है। इसके बाद वीर हंसने की आवाज़ के पीछे पीछे चला जाता है। तब वीर भी वहां पहुंच जाता है जहां पर प्रिया नदी में पैर डालकर खिलखिलाकर हंस रही थी। प्रिया को देखकर वीर को थोड़ी राहत मिली, नहीं तो कितना डर गया था। क्या क्या उसके मन में ख्याल आने लगे थे, वो दोबारा सोचना भी नहीं चाहता था। वीर तुरंत उसके पास जाकर अपने पैर डालकर बैठ जाता है और प्रिया से कहता है तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हो गया था। जिस पर प्रिया उसकी तरफ देखती है और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहती है सॉरी वीर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने परेशान हो जाओगे, लेकिन जब मेरी नींद खुली थी तो तुम वहाँ नहीं थे और फिर मैं विला देखते देखते यहाँ कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पर सुकून बहुत मिला, इसलिए मैं यहीं पर बैठ गई और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तक यहाँ बैठे रही। चैप्टर 107। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। प्रिया की बात सुनकर वीर ने प्रिया को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया, जिस पर प्रिया ने अपने दोनों पैरों को वीर के इर्द गिर्द लपेट लिए और अपने दोनों हाथों को वीर के गले में डाल दिए। कुछ देर शांति के बाद वीर प्रिया से कहता है प्रिया मैंने तुम्हारा एंटीडोट तैयार कर लिया। जिसे सुनकर प्रिया की आंखें चमकने लगती है और कहती है सच में। जिस पर वीर मीरा गालों को खींचते हुए कहता है हाँ प्रिया अब तुम देखना बहुत जल्द नॉर्मल हो जाऊंगी। जिस पर प्रिया को पता नहीं क्या सोचता है कि वो अपने होठ वीर के होठ में रख देती है। वही वीर थोड़ा शॉक हो जाता है, उसने ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि प्रिया ऐसा कुछ करेगी। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ क्योंकि प्रिया ने उसके होठों पर बाइट कर लिया था। उसके बाद वीर भी उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ दोनों की किस और डीप हो जाती है। साथ में वीर के हाथ प्रिया के बॉडी के ऊपर चलने लगते हैं। उसने सूट पहना हुआ था, इस लिए उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो इरिटेट भी हो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है कि प्रिया की सांस फूलने लगी है, इसलिए वीर उसके होठों को छोड़कर उसे गले में किस और बाइट करने लगता है। प्रिया भी उसका देने लगती है। तभी वीर प्रिया के सूट को कंधे से सरका देता है और उसके कंधे में किस करने लगता है। वीर के साथ साथ अब प्रिया भी पागल होने लगती है। तभी बादलों की गदगदाहट होने लगती है और उसी के साथ बारिश भी, लेकिन वो दोनों नहीं रुक रहे थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों पूरे भीग जाते हैं, लेकिन अभी वीर प्रिया को किस करना बंद नहीं किया था। तभी वीर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो विला के अंदर चला जाता है।
विला के अंदर वीर प्रिया को लेकर उसे अपने कमरे में लाता है और उसे सीधा वॉशरूम में ले जाता है क्योंकि दोनों पूरे भीग चुके थे। वहीं वीर ने प्रिया को किस करना बंद कर दिया था, लेकिन प्रिया वीर की शर्ट को खोलकर उसके चेस्ट को शक कर रही थी, जिस पर वीर अपना धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा था। और प्रिया यही चाहती थी, वो जानती थी कि वीर उसके करीब क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो चाहती थी कि वीर उसके करीब आए, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्रिया को यकीन था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। प्रिया को ऐसे करते देखकर वीर प्रिया से कहता है, प्रिया ये गलत कर रही हो, अगर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो तुम 2 दिन उठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जिस पर प्रिया कहती है, यही तो मैं चाहती हूँ वीर की तुम ऐसा करो। तब वीर प्रिया को समझाते हुए कहता है, प्रिया मेरी बात को समझो, अभी तुम ठीक नहीं हो, जब ठीक हो जाऊंगी तो हम पक्का ये सब करेंगे। लेकिन प्रिया उसकी कोई बात नहीं मानती है, उल्टा वो उसे किस और बाइट करने लगती है। प्रिया ने जैसे आज ठान लिया था कि वो आज वीर के साथ वो सब करके रहेगी और उसे कोई नहीं रोक सकता था। वीर जब ये देखता है कि प्रिया उसकी बात नहीं मान रही है तो कुछ नहीं कहता है, उसे जो वो कर रही थी करने दे रहा था। वीर प्रिया को वॉशरूम में लाकर उसे और खुद भी शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपने पूरे कपड़े निकाल देता है, फिर प्रिया के एक एक कर कपड़े निकालने लगता है। प्रिया ने अभी भी वीर को नहीं छोड़ा था, वो अभी भी वीर से चिपकी हुई थी। वीर प्रिया के भी सारे कपड़े निकाल देता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में बिना कपड़ों के थे। उसके बाद वीर प्रिया को सही से शावर लेकर उसे एक बाथरोब पहनता है और वो खुद टॉवल लपेट लेता है और प्रिया को वापस से गोद में उठाकर उसे कमरे में ले जाता है। कमरे में वीर प्रिया को लाकर उसके बालों को सुखाता है। उसके बाद वीर प्रिया से कहता है, प्रिया अब तुम आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूं। लेकिन प्रिया उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तब वीर ने एक बार फिर से उससे कहता है, प्रिया मैंने कहा आराम करो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जिस पर प्रिया अपना सर हाँ में हिला देती है। तब वीर उससे कहता है, तो फिर जाने दो। जिस पर प्रिया उसे छोड़ देती है और बेड पर जाकर आराम से लेट जाती है। जिस पर वीर को लगता है कि शायद प्रिया उससे नाराज हो गई, लेकिन वीर ने सोचा कि बाद में उसे मना लेगा। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनता है और रूम से बाहर चला जाता है। उसको ऐसे जाते देख कर प्रिया खुद से कहती है, ऐसे चला गया, इसने मुझे मनाया भी नहीं, आने दो फिर मैं बताती हूँ। और आज तुम कैसे वो सब नहीं करते हो ये भी देखती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वो बेड से उठती है और क्लोजेट के तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वीर आता है तो उसके साथ वो एक बड़ी सी ट्राली भी लाता है जिसमें खूब सारा खाना था। वीर वो ट्राली रूम में अंदर लाकर प्रिया से कहता है, प्रिया चलो चलकर कुछ खा, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ प्रिया नहीं थी। जिस पर वीर कहता है, अब ये कहाँ चली गई? उसने प्रिया को 2-3 बार आवाज़ लगाई, प्रिया प्रिया कहा, वो देखो बहुत हुआ, अब सामने आ जाओ। लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वीर बालकनी में आकर देखता है तो प्रिया उसे वहां भी नहीं मिलती है। वीर वापस से रूम में आ जाता है कि तभी उसे अपने पीछे से 2 हाथ आगे आते हुए उसके सीने पर रख देता है। जिस पर वीर प्रिया से ये कहते हुए पीछे पलटता है कि प्रिया कहाँ चली गई थी, लेकिन उसे आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं और प्रिया को ही देखता रह जाता है क्योंकि प्रिया ने एक रिवलिंग वाली नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। वीर प्रिया को देखता ही रह गया कि तभी वो होश आया और उसने प्रिया को देखकर उससे कहता है, प्रिया ये क्या पहना हुआ तुमने, जाओ जाकर बदलो अभी। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गया क्योंकि अगर कुछ देर ऐसे ही प्रिया को देखता रहा तो पक्का आज उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाएगा। वीर के ये कहने पर भी प्रिया वहां से नहीं गई, उल्ट वो वीर से चिपकने लगी। जिस पर वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को कंट्रोल करने लगा। जिस पर प्रिया अपनी सेक्सी सी आवाज में कहती है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? वीर उसकी ऐसी आवाज सुनकर वीर के तो रोगटे खड़े हो गए, साथ में उसका दिल भी बहुत जोरों से धकने लगा। वीर ने अपनी आंखें खोली और कहा है, प्रिया पहले कुछ खा लो, इसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। जिस पर प्रिया चुपचाप जाकर बैठ जाती है। तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और प्रिया के उससे दूर जाने पर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। इसके बाद वीर प्रिया के लिए खाना निकाल कर सर्व करता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है और खुद भी खाता है। प्रिया भी नुकुर के खाना खा लेती है क्योंकि उसने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए बहुत जोरों से भूख लगी थी। जल्दी ही दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद वीर अपने हाथ वॉशरूम में धोने चला जाता है, लेकिन जब वो अपने हाथ धोकर कमरे में आता है तो वो जो देखता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है। चैप्टर 108। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर जब अपने हाथ को धोकर वापस कमरे में आता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि प्रिया बहुत ही सिडेक्टिव तरीके से आइसक्रीम खा रही थी, जिसे देखकर वीर की हालत फिर से खराब होने लगती है। वीर प्रिया को देखकर वो अपने मन में कहता है, आज प्रिया को हो क्या गया है जो ऐसे कर रही है। तभी वीर देखता है कि कैसे प्रिया अपनी उंगली में लेकर
आइसक्रीम अपने मुंह में डालकर चूस रही है जिसे देखकर वीर का गला सूखने लगता है जो प्रिया अपनी टैडी नज़रों से देख रही थी और वीर की हालत को देखकर मन ही मन मुस्करा रही थी। तभी वो आइसक्रीम की बाउल उठाती है और आइसक्रीम अपने पूरी बॉडी में लगाने लगती है जिसे देखकर वीर की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है और अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो प्रिया के पास जाता है और एक झटके में उसे सोफे से उठाकर बेड पर पटक देता है। बेड पर गिरने से प्रिया 2 बार उछल जाती है। प्रिया को समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन तब तक समझती तब तक वीर उसके ऊपर आ जाता है और जहाँ जहाँ प्रिया ने अपनी बॉडी में आइसक्रीम डाली थी वहाँ वहाँ शक करने लगता है, जिस पर प्रिया की हालत खराब हो जाती है और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती है जिसे सुनकर वो और ज़्यादा वीर और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वीर शक करता हुआ प्रिया के क्लीवेज तक आ जाता है और वो वहाँ पर भी शक के साथ साथ बाइट करने लगता है। उसके बाद प्रिया के होठों पर अपने होठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है जिस पर प्रिया भी उसे किस करने लगती है। दोनों बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर किस कर रहे हैं, साथ में वीर के साथ प्रिया की पूरी बॉडी में चल रहे थे जिससे प्रिया की बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में किसी ने कट डाल दिया हो। वीर प्रिया को किस करते हुए उसकी ड्रेस जो पहनी हुई थी वो भी निकाल देता है। प्रिया ने इनरवियर नहीं पहने हुए थे जिस पर अब प्रिया वीर के सामने बिना कपड़ों की थी और ये प्रिया को एहसास भी नहीं था। इसके बाद वीर प्रिया से थोड़ा दूर होता है और उसके सामने ही अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर फिर से आ जाता है, लेकिन इस बार वीर ब्लैंकेट अपने और प्रिया के ऊपर डाल लेता है। उसी के साथ वीर उसको फिर से किस और बाइट करने लगता है। प्रिया भी बार-बार उसका साथ दे रही थी। वीर प्रिया को किस करते हुए उसके उबारों को प्रेस करता है जिससे प्रिया की आह निकल जाती है। उसके बाद वीर उबारों को अपने मुंह में डालकर शक करने लगता है जिस पर प्रिया की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। साथ ही में उसके माथे में पसीना निकलने लगता है। प्रिया वीर से कहती है, वीर आई नीड यू प्लीज़, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, प्लीज़ कुछ करो। जिस पर वीर किस करते हुए नीचे जाते हैं और उसके सेंसिटिव पार्ट को शक करने लगता है जिस पर प्रिया की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी वीर प्रिया से एकदम से दूर होता है और प्रिया के चेहरे के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर प्रिया अपनी पलकों को झपका देती है जिसका इशारा मिलते ही वीर अपने होठ प्रिया के होठ पर रख देता है और किस करने लगता है। उसी के साथ वीर एक दम से प्रिया के अंदर समा जाता है जिससे प्रिया की चीख निकल जाती है, लेकिन मुंह बंद होने की वजह से चीख अंदर ही रह जाती है। प्रिया के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जिस पर वीर थोड़ा रुक जाता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया का दर्द कम होता है तो वीर मूव करने लगता है जिस पर प्रिया आहें भरने लगती है, जिस पर वीर अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इसके बाद उन दोनों की पूरी रात गुजर जाती है। सुबह 4 बजे वीर रुकता है। प्रिया तो पहले ही सो चुकी थी। उसके बाद वीर उसके बगल में लेट जाता है और प्रिया को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। इधर राठौर विला में शालिनी का फ़ोन बजता है जिस पर शालिनी वो कॉल उठा लेती है जिस पर उधर से आवाज़ आती है, बॉस खबर मिली है, वो 2 दिन बाद लंदन जा रहा है। जिस पर शालिनी कहती है, हम ठीक है, नज़र रखो और पता करके बताओ कि वो लंदन क्यों जा रहा है। जिस पर उधर से आवाज़ आती है, ओके बॉस। जिस पर शालिनी कॉल कट कर देती है और खुद से कहती है, हम तो लंदन जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा क्या काम है जो तुम लंदन जा रहे हो ना हो कोई ज़रूर तुम्हारा मकसद है तभी तुम लंदन जा रहे हो। खैर वो तो मैं पता कर ही लूँगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है कि तभी उसका फ़ोन फिर से बजता है जिस पर शालिनी हंसना बंद कर देती है और वो कॉल उठा लेती है जिस पर उधर से आवाज़ आती है, बॉस हमें जहाँ तक पता चला कि वो अपनी बीवी जाने प्रिया माथुर को लेकर लंदन जा रहा है क्योंकि उसे ब्रेन कैंसर है जिसका इलाज कराने के लिए वो उसे लंदन लेकर जा रहा है। और ये भी पता चला कि प्रिया माथुर को ये कैंसर बचपन से है लेकिन अब ये आखिरी स्टेज पर आ गया है। उसकी बात सुनकर शालिनी थोड़ी शॉक हो जाती है लेकिन फिर तुरंत होश में लाते हुए कहती है, ठीक है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद शालिनी कहती है, वो तो तुम इसलिए लंदन जा रहे हो, कोई न जाओ जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं प्रिया को ख़त्म कर दूंगी और फिर मैं तुम्हें पालूंगी, लेकिन प्रिया तो पहले ही मौत के रास्ते में खड़ी है, बस धक्का देना बाकी है। वीर ये तुम मत सोचना कि मैं बुरी हूँ, नहीं मैं बुरी बिल्कुल भी नहीं हूँ और न थी कभी, लेकिन तुमने मुझे इस कदर अपने प्यार में पागल बना दिया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी प्रिया से कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसने तुमको मुझसे छीना है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई मेरी चीज़ ऐसे छीन ले, ये मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इसलिए अब जो बची कुची भी प्रिया के अंदर जान है न वो मैं ख़त्म करूँगी मैं। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। सुबह 10 बजे वीर के पर्सनल विला में वीर की नींद खुलने लगती है। जब वीर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि प्रिया कैसे छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सोई हुई है। वीर थोड़ा हिलता है जिस पर उसे महसूस होता है कि वो अभी भी प्रिया के अंदर ही समाया हुआ है, जिस पर वीर फिर से मूव करने लगता है जिसे प्रिया नींद में महसूस कर नींद में आहें भरने लगती है और वीर से कहती है, वीर अब रहने वो मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। जिस पर वीर उसके चेहरे
के पास आकर कहता है, मैंने तुमसे पहले क्या कहा था कि अगर तुमने बहकाया तो मैं तुम्हें 2 दिन तक बेड से उठने नहीं दूंगा। जिसे सुनकर प्रिया की नींद एकदम से उड़ जाती है और अपनी आंखें खोलकर वीर को हैरानी से देखने लगती है। साथ में वो मन में अपने आप को भर भर कर गालियां देने लगती है, क्या जरूरत थी प्रिया तुझे ये सब करने की, अब देख ली ये अब मुझे 2 दिन बेड से उठने तक नहीं देगा। प्रिया ये सब सोचते हुए अजीब अजीब तरीके से मुंह बना रही थी कि तभी वो एकदम से चिल्ला पड़ी, क्योंकि वीर ने उसे बहुत जोरों से बाइट कर लिया था, जिस पर प्रिया उसे गुस्से से घूरने लगी। वीर जब प्रिया को ऐसे देखता है तो उससे कहता है, क्या देख रही हो, जिस पर प्रिया गुस्से में कहती है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया, जिस पर वीर कहता है, मेरा मन किया इसलिए। उसकी बात प्रिया उससे कहती है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं भी बाइट करूंगी। इतना कहकर वो उसके चेस्ट पर अपने दांत गड़ा देती है, जिस पर वीर को दर्द तो होता है लेकिन वो दिखाता है, बल्कि वो मुस्कुराते हुए प्रिया को देखे जा रहा था। इसके बाद वीर अपनी स्पीड बढ़ा देता है, जिस पर प्रिया फिर से आहे भरने लगती है। करीब 3 घंटे बाद वीर रुकता है और प्रिया को देखता है, जो फिर से नींद में चली गई थी। तब वीर प्रिया को अपनी गोद में उठाता है और उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और उसे ले जाकर उसे बाथटब में लिटा देता है, जिसमें गर्म पानी था, जिस पर प्रिया को राहत मिलती है, क्यों कि उसकी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी, लेकिन गर्म पानी मिलते ही उसे थोड़ी राहत मिलती है। प्रिया अपनी अधखुली आंखें से वीर को देखती है, जो कि शोवर ले रहा था। तभी वीर की नज़र प्रिया के ऊपर चली जाती है, जो उसे ही देख रही थी, लेकिन प्रिया जैसे ये देखती है तो वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है, जिसे देखकर वीर मुस्कुराने लगता है और वो चलता हुआ बाथटब में आता है और वो भी उसी बाथटब में उसके साथ आकर बैठ जाता है, जिसे महसूस करके प्रिया की सांसें बढ़ जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि वीर उसे उठाकर अपनी गोद में बैठ लेता है, साथ में उसकी बॉडी में अपने हाथ फेरने लगता है, जिस पर प्रिया अपनी आंखें खोलकर उससे कुछ कहती उससे पहले ही वीर उसको किस करने लगता है, जिस पर प्रिया कुछ नहीं कह पाती है। तभी वीर प्रिया को किस करते हुए फिर से एकदम प्रिया के अंदर समा जाता है। चैप्टर 109। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। करीब 1 घंटे बाद वीर प्रिया को लेकर कमरे में आता है। वीर के चेहरे पर एक सुकून था, वही प्रिया को चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हो। साथ में उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। कल रात से वीर ने उसे परेशान किया था। वीर प्रिया को लाकर उसे सोफे पर बैठा देता है, उसके बाद वो कबर्ड की तरफ चला जाता है और प्रिया के कपड़े लाकर उसे एक एक करके पहना देता है। प्रिया तो नींद में थी, उसे तो भी नहीं था कि वीर उसके साथ क्या क्या कर रहा है। कपड़े पहनाने के बाद वीर अपनी भी कपड़े पहनता है, उसके बाद वो उसे उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो सीधा उसे किचन में ले जाकर उसे बैठा देता है और कहता है, तुम यहीं पर आराम से बैठो। वही प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे नींद बहुत आ रही थी, लेकिन वीर उसे उठाकर यहाँ ले आया। वो बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी। वीर जल्दी से उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाता है ताकि उसे आराम मिले और नींद भाग जाए। वीर कॉफ़ी बनाकर उसे देता है, जो इसे तब तक पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए बना देता हूँ। प्रिया वो कॉफ़ी ले लेती है और वहीं पर बैठकर पीने लगती है। वही वीर जल्दी से प्रिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद सारा ब्रेकफास्ट वो डाइनिंग टेबल पर रख देता है। इसके बाद वो प्रिया को फिर से गोद में उठाकर उसे वहाँ पर ले जाता है। प्रिया को अब तक थोड़ा आराम मिल चुका था, लेकिन उसकी बॉडी में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था। साथ में वो वीर को गुस्से से घूरे जा रही थी। उसके बाद वीर प्रिया को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और उससे कहता है, मुझे ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा, ये जो तुम्हारे साथ हुआ है इसमें तुम्हारी ही गलती है। चलो चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, नहीं तो अगर मैं फिर से शुरू हुआ न तो फिर तुम्हारी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसकी ये बात प्रिया डर जाती है और चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। साथ में प्रिया वीर को कोस भी रही थी, साथ में अपने आप को भी। प्रिया अपने मन में कहती है, क्या ज़रूरत थे तुम्हें ऐसा करने की प्रिया, देख इस हवसी ने तेरा क्या हाल कर दिया है। इतना कहकर वो मन ही मन रो रही थी प्रिया को ऐसे खोए हुए देखकर। वीर उससे कहता है, अगर खुद को कोसना हो गया हो तो ब्रेक फास्ट करो, जिस पर प्रिया चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, इसे कैसे पता चला कि मैं खुद को ही कोस रही हो। तभी उसे वीर की फिर से आवाज़ आती है, अगर इतनी जोर जोर के अपने मन में ये सब बोलोगी तो मुझे क्या सबको पता चल जाएगा। उसकी बात प्रिया उसे घूर कर देखती है, साथ में उसे 2 घुसे भी वीर की पीठ पर मार देती है, लेकिन उल्टा उसके ही लग जाती है। आह मेरा हाथ, तुम इतने पत्थर क्यों हो। अब अगर तुम मेरे पास आए न तो देख लेना मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। उसकी ये बात सुनकर वीर को गुस्सा आने लगता है और वो एकदम से प्रिया को अपनी गोद में खींचकर बैठा लेता है और प्रिया के जबड़े को पकड़कर उससे गुस्से में कहता है, आज कह दिया, लेकिन आज के बाद मैंने ये वर्ड तुम्हारे मुंह से सुने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीर को इतने गुस्से में देखकर प्रिया एकदम से डर जाती है, क्योंकि आज तक उसने
कभी भी वीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था और खासकर उसके ऊपर ऐसे चिल्लाते हुए तो कभी भी नहीं। प्रिया को ऐसे डरता देखकर वीर होश में आता है और उसके जबड़े को छोड़ देता है और उसे अपने गले लगाकर उससे कहता है एम सॉरी प्रिया, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तुमने ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन आई प्रॉमिस अगली बार से ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। उसकी बात प्रिया को एहसास होता है कि उसने गुस्से में वीर को क्या कह दिया था, जिस पर प्रिया वीर से कहती है वीर, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि गलती मैंने की है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। आई प्रॉमिस वीर, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। ये प्रिया मर जाएगी लेकिन अपने वीर को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। प्रिया की बात सुनकर वीर की पकड़ उसके ऊपर कस जाती है, जिस पर प्रिया को दर्द होता है और कहता है आह वीर, जिस पर वीर अपनी पकड़ हल्की कर देता है। उसके बाद वीर प्रिया को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाता है और वापस उसको अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आता है। कमरे में ला कर उसे आराम से लिटा देता है और कहता है अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो प्रिया से दूर जाने को होता है, लेकिन प्रिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। जिस पर वीर कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ प्रिया, मैं यही पर हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर वो प्रिया की पकड़ छुड़ाता है, लेकिन प्रिया उसे नहीं छोड़ती है। उल्टा वो वीर को अपने और पास कर लेती है और उसको किस करने लगती है। प्रिया के ऐसे एक्शन से वीर चौंक जाता है। फिर जल्दी से वीर होश में आता है और प्रिया को अपने से दूर करते हुए उससे कहता है ये क्या कर रही हो प्रिया, अभी तुम आराम करो। जिस पर प्रिया कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सब वो करो मेरे साथ फिर से। तब वीर कहता है सोच लो, फिर मैं तुम्हें उठने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जिस पर प्रिया कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस तुम्हें अपने अंदर महसूस करना है। इतना कहकर वो फिर से किस करने लगती है। तब वीर भी उसका साथ देने लगता है। वीर किस करते हुए प्रिया के एक एक कपड़े निकाल कर फेंक देता है और एक झटके के साथ प्रिया के अदन समा जाता है, जिस पर प्रिया की चीख निकल जाती है। तब वीर उसे फिर से उसको किस करने लगता है, साथ में उसके उभारों को भी जोर जोर से प्रेस करता है। ऐसे ही 3 घंटे तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे हैं। 3 घंटे बाद वीर रुकता है और प्रिया को देखता है जो नींद में जा चुकी थी। वीर ये देखकर उसके माथे को चूम कर उससे दूर हो जाता है और उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर अपने कपड़े पहनता है और अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है। सीक्रेट रूम में आकर वीर अपने सिस्टम पर बैठ जाता है और कहता है चलो अब देख लिया जाए कि प्रिया की माँ ने उसके लिए क्या क्या छोड़ा है। उसके लिए इतना कह वीर वो पेन ड्राइव निकालता है और उसे अपने सिस्टम पर लगा देता है। पेन ड्राइव लगाने के बाद वीर उस पेन ड्राइव में बहुत कुछ देखता है, साथ में काफ़ी फॉर्मूला थे जो वीर के बहुत काम आ सकते हैं। वीर जैनी से पूछता है जैनी क्या ये सब मेरे कुछ काम आ सकते हैं, जिस पर जैनी का कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब वीर फिर से उसे पुकारता है जैनी जैनी क्या तुम मेरी बात सुन रही हो जैनी जैनी, लेकिन जैनी का कोई जवाब नहीं आता है, जिस पर वीर सोच में पड़ जाता है ये जैनी क्यों नहीं जवाब दे रही है, क्या हो गया इसे। तभी वीर की नज़र पेन ड्राइव के एक फोल्डर पर जाती है जो वीर की माँ यानी मिसेस सहगल के नाम पर था। वीर वो फोल्डर ओपन करता है तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ था, जिस पर वीर सोच पर पड़ जाता है माँ ने क्या पासवर्ड रखा होगा। चैप्टर 110। तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल का नया चैप्टर, वो भी बिना किसी देरी किए। वीर ये सोच रहा था कि माँ उस फोल्डर में क्या पासवर्ड लगाया होगा। तभी वीर के दिमाग में एक डेट आती है, मेरी बर्थ डेट ये हो सकती है। इतना कहकर वीर पासवर्ड डालता है और पासवर्ड डालने पर वो फोल्डर खुल जाता है, जिस पर वीर कहता है यस यस यानी पासवर्ड सही था। उसके बाद वीर देखता है कि उस फोल्डर में बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी उन सब चीज़ को खोलता कि उससे एक वीडियो प्ले हो जाता है जो उसी फोल्डर में था। वीर वीडियो में देखता है उसमें उसकी माँ है और उस वीडियो में उसकी माँ कहती है वीर आगे तुम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब तुम्हारा फिर से जन्म हुआ होगा। ये लाइन सुनते ही वीर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है क्या माँ को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। तभी वो आगे सुनता है तुम सोच रहे होगे न कि ये सब मुझे कैसे पता है। वीर तुम अभी बहुत कुछ जानते हो, मैं जानती हूँ। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे होगे तो तुम्हें अब तक प्रिया के बारे में भी पता चल गया होगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है, लेकिन कुछ दिन से शायद तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया होगा क्योंकि उसकी एक लिमिट है जो कि तुम्हारे पापा ने सेट की थी, और ये सिस्टम भी तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें दिया था ताकि तुम लड़ सको उन सब से। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने मकसद के बारे में पता चला, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रिया को ठीक करना होगा। साथ में ही मैं तुम्हें एक सिस्टम दे रही हूँ जो वैसे ही काम करेगा जैसे अब तक तुम्हारे पापा का दिया हुआ सिस्टम काम कर रहा था। बस फर्क इतना है कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तुम जिस फोल्डर में वीडियो देख रहे हो इसी फोल्डर में एक सीक्रेट फोल्डर है, उसे तुम्हें ढूंढना है और तुम्हें उसी फोल्डर में मेरा बनाया हुआ सिस्टम तुम्हें मिलेगा। और जब तक मेरे दिया सिस्टम अपने माइंड में इंस्टॉल नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर
इस बार तुम्हें कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अब मैं तुम्हारे मकसद के बारे में बताती हो बेटा। तुम्हारा मकसद तभी शुरू हो गया था जब तुम सहगल हवेली आए होगे, लेकिन जिसे तुमने मारा होगा वो असल में उनका एक बहरूपिया है जो उनके इशारों पर काम कर रहा है, लेकिन जो असल में है वो यहाँ है नहीं बल्कि वो अफ्रीका में है। तुम्हें उसे ढूंढ कर खत्म करना है बेटा, क्योंकि उसकी वजह से करोड़ों लोगों की जान जाने का खतरा है। वो एक ऐसा केमिकल बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, इसलिए तुम्हें वो उसे बनाने से रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म होगा। और ये मत सोचना कि तुम इन सब में अकेले हो, तुम्हारे साथ साथ इस रास्ते में बहुत लोग हैं जो उसे रोकना चाहते हैं। शायद आगे रास्ते में उनसे मुलाकात भी हो बेटा। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा हमेशा साथ में रहेंगे। अपना ख्याल रखना बेटा। इसके आगे कुछ नहीं था, क्योंकि यहीं पर वीडियो खत्म हो गई थी। वही वीर ये वीडियो और अपनी माँ की बात सुनकर उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे और गिल्ट भी कि वो क्यों अपनी माँ पापा को बचा नहीं पाया। जिसके बाद वीर अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है, माँ ये मकसद जरूर पूरा करूंगा। आखिर आप दोनों ने इसके लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन मैं इस मकसद को पूरा करूंगा। वीर वो सीक्रेट फोल्डर जल्दी से ढूंढता है, लेकिन उसे वो फोल्डर कहीं भी नहीं मिलता है, जिस पर वीर काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने आप से कहता है, वीर शांत हो जा, फिर फोकस कर। तभी वीर को अपने दिमाग में वही फोल्डर दिखाई देता है जिसमें उसने अभी अभी अपनी माँ का वीडियो देखा था। वीर ध्यान से उस फोल्डर को देखता है तो उसे उसी फोल्डर में कुछ महीन सा लिखा हुआ दिखाई देता है। वीर उसे पढ़ता है। वीर, इस फोल्डर में काफ़ी जगह पर मेरा नाम लिखा है, लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है इन नामों में वही फोल्डर छुपा हुआ हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं वो नाम कैसे जानूं जिसमें वो छिपा है? कोई निशान तो होगा ना, कोई क्लू? ये सोच कर वीर अपनी आंखें खोल देता है और उसी फोल्डर को ध्यान से देखने लगता है। तब उसे अपना नाम बहुत जगह दिखाई देता है। वीर सब जगह देखता है, तभी एक जगह जाकर उसकी नज़र रुक जाती है, क्योंकि सिर्फ एक जगह थी जहां पर वीर का नाम तो लिखा हुआ था, लेकिन अलग कलर से। बाकी सब जगह हल्के येलो कलर से लिखा था, लेकिन एक जगह पर ब्लैक कलर से लिखा था। वो इतना छोटा लिखा था कि वीर उसे सही से देख नहीं पा रहा था। वीर उस पर टैप करता है, उसके टैप करता ही उसमें से एक फोल्डर खुलकर सामने आ जाता है। साथ में एक आवाज़ आ जाती है, वेलकम। ये सुनते ही वीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तभी उस फोल्डर पर में सब कुछ लिखकर आने लगता है कि वीर को कैसे ये सिस्टम अपने माइंड में इंस्टॉल करना है। उसमें लिखा था कि वीर को एक चिप बनाने पड़ेगी, या उसके पास कोई ऐसी चिप हो जो उसके दिमाग में लग जाए। उसके बाद इसमें जो भी कोड है उसको उस चिप में ट्रांसफ़र करने होगा, जिसके बाद उसे अपने माइंड में चिप कर इंसर्ट करना होगा। ये पढ़ने के बाद वीर एक चिप निकालता है और कोडिंग को जल्दी से उसमें ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसके बाद वीर कहता है, लेकिन इसका अपने माइंड में इंसर्ट कैसे करूँगा? इसमें देखूँ, शायद इसमें कुछ इस बारे में। इतना कहकर वो उस फोल्डर को देखने लगता है। उसने एक हाथ में वो चिप ली हुई थी और एक हाथ से वो फोल्डर चेक कर रहा था। जिस हाथ में वीर ने चिप ली हुई थी उसने वो अपना हाथ सर उस हाथ पर टेक लगाया हुआ था कि तभी वो चिप उसके सर की स्किन से छू जाती है और अगले ही पल वो चिप वीर के माइंड में इंस्टा हो जाती है, जिस पर वीर को एकदम से करंट लगता है। साथ में वीर अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। लेकिन जब वीर अपनी आंखें बंद करता है तो उसे दिखता है कि उसके माइंड में कोडिंग चल रही है। ये देखकर वीर कहता है, ये कोडिंग तो वही है जो मैंने अभी अभी चिप में ट्रांसफ़र की थी। लेकिन अगले पल वो दर्द के मारे चिल्ला पड़ता है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वीर को पता ही नहीं चलता है कि वो कब तक बेहोश रहा। करीब 5 घंटे बाद वीर को होश आता है। जब वीर को होश आता है तब उसे अपने सर में बहुत दर्द होता है। आह मेरा सर! इतना कहकर वो उठकर सही से वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसका सर दर्द एकदम से गायब हो जाता है। वीर को अब ऐसा लगता है कि जैसे उसे कभी सर दर्द था ही नहीं। वीर को थोड़ी थकावट हो रही थी, इसलिए वीर सीक्रेट रूम से बाहर आ जाता है। वीर जब बाहर आता है तब उसे पता चलता है कि सुबह होने वाली है। उसके बाद वीर प्रिया के पास जाता है, जो कि अभी सो ही रही थी। सोते हुए उसका ब्लैंकेट थोड़ा सरक गया था, जिस वजह प्रिया का क्लीवेज दिखने लगा, क्योंकि प्रिया अभी भी वैसे ही सो रही थी जैसे वीर उसे छोड़कर गया था। प्रिया को देखकर वीर का एक बार फिर से गला सूखने लगा। वीर अपने सारे कपड़े निकालकर प्रिया को अपनी बाहों में ले लिया और उसके पकड़ कर सो गया, क्यों कि वो प्रिया के साथ अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वो पहले से इतनी थक गई है। ऐसे 2 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और इन दिनों में प्रिया उस कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी, क्योंकि वीर उसे निकलने ही नहीं देता है, जिस पर प्रिया बहुत आज चिड़ी हुई थी। आज दोनों को लंदन के लिए निकलना था। प्रिया इस वक्त अपने रूम में तैयार हो रही थी, वही वीर अपने सीक्रेट रूम में था और अपने आप से बात कर रहा था। अभी तक ये सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ ऐसा है जिससे सिस्टम एक्टिवेट होगा? कुछ सोचकर वीर वापस रूम में आ जाता है। वीर जब रूम में आता है तो वो देखता है कि प्रिया तैयार हो चुकी है। प्रिया को तैयार देखकर वीर प्रिया से कहता
है प्रिया, हम लंदन से जाने पहले एक बार पैलेस जाकर सबसे मिलकर फिर हम लंदन निकलेंगे। जिस पर प्रिया कुछ नहीं कहती है। कुछ देर बाद दोनों पैलेस के लिए निकल जाते हैं। जल्दी ही दोनों भी पैलेस पहुंच जाते हैं। पैलेस पहुंचकर प्रिया जल्दी से अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वीर कार से उतरता है। इसके बाद वो भी अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पैर पैलेस के अंदर रखता है वैसे ही वीर को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, सिस्टम इज एक्टिवेट, जॉइन द टेलीग्राम चैनल लिंक।